चैप्टर 5 तो राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। 1857 ईस्वी का प्रथम संविधान संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नव चेतना जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। राजस्थान के सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति। जब हिंदी, गुजराती, बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान के स्वतंत्रता के अति प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। किसने? साहित्य और पत्रकारिता ने भी। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर, अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ। तो उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से अंग्रेजी में आता था कौन सा? राजस्थान टाइम्स। तो उदयपुर का था सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये याद रखना है। फिर अखबारों के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। ठीक है। छप्पनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। फिर एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह वार्ड ने चेतावनी चूंगटिया नामक रचना भेंट की। उसमें उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? 1887 में। फिर आगे चलकर जनता में भी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, जो निरंतर बलवित होती गई। फिर 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल तथा, तो अपन को याद रखना है कौन कौन गए थे इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के। तो गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। ठीक है। फिर 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान से कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका ब्रिटिश संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। तो राजपूताना मध्य भारत नामक सभा, तो ये इंपॉर्टेंट आएगी, किसने की है? तो ये याद रखना है अपन को, जमनालाल बजाज है एक तो, ठीक है, एक है अपने विजय सिंह पथिक, एक है चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव, ठीक है, ये सब है। फिर ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी ये। ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्थापना। उसके बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही 1919 अमृतसर में हुआ था। तो अपन को ये भी याद रखना है। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया और इसका जो तीसरा था वो अजमेर में हुआ। फिर दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए। ठीक है। तो याद रखना कौन हुए थे? नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंचे। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमामणि को सर्वसम्मति से सभापति चुन लिया गया। तो ये नहीं पहुंच पाए थे, इस कारण फिर ये हो गए थे सोमाणी।
तो ये है गणेश नारायण सोमानी। फिर अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे प्रजा को शासन में भागीदार बनाए। फिर 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पत्तेक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। इस संघ का उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा उद्देश्य जागीरदारों राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। ठीक है। और इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जोधपुर, जयपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का उजागर किया, इनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से संशंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोह सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस किस को? रामनारायण चौधरी को, शोभालाल गुप्त को। कौन से? तरुण राजस्थान में। ठीक है। और न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया परंतु गुप्त को 2 वर्षों का कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। समय समय मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928 1929 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव था। राजस्थान भी इसे अछूता नहीं। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में झंडा तिरंगा लेकर शहर में घूमे। झंडे के और महात्मा गांधी दूसरी ओर स्वराज लिखा था। एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण भी दिया जिसने जनता को जिसे जनता ने उत्साह से सुना। फिर टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज मुस्लिम अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अय्यूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। तो याद रखना था जब ये असहयोग आंदोलन में, ये कौन है? टोंक के। ठीक है। फिर लगभग 70 अन्य व्यक्ति इस संबंध में गिरफ्तार हुए लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया उन्हें। ठीक है। और इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया था। ठीक है। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत धीरे से हुई है। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली चलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। उन अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय, वाचनालय खोले गए। सुजानगढ़, चूरू, रतनगढ़ आदि में सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं खोली गई। कहाँ कहाँ पे? ये विद्या प्रचारिणी सभा, ये सब खोली गई। ठीक है। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भाग लिया। तो अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल
साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हुए पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के समय बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्य और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। तो सबसे बड़ी बात तो है, जर्मनी से जब वो संधि हुई थी विश्व युद्ध की, तब कौन गए थे उसमें? जय ये गए थे, गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के। ठीक है। फिर इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्यम वर्ग के लोग, किसान, मजदूर आदि समाज में निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेश दोनों के समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़, बिचौलिया ठिकाने के किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की और बिचौलिया किसान आंदोलन के सूत्रपतिक को वॉल्शेविक विप्लववादी कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। समय को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया। ठीक है, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष को चंदा भी दिया था। फिर जोधपुर महाराज के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतने बौखला गए थे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहित देना आरंभ कर दिया था। किसने? सर प्रताप ने। जबकि वे इससे पूर्व महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। तो कौन इसके महाराजा के संरक्षक थे? सर प्रताप। ये भी नाराज हो गए। फिर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासन अधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा अनुसार ही मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार अब ये प्रयत्न करने लगी कि जहाँ तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रखें। सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। जहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ, वहाँ राज्य के बाहर के व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण अवहेलना की गई। मारवाड़, जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति तथा स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक पद पर ही कार्यरत रहे। ठीक है। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नव नियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। फिर 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राजाओं में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, जिन्हें राज्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों, उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के लिए संघर्ष किया, जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और राजस्थान में अब नए युग का सूत्रपात हुआ। तो सीधी बात है, इन्होंने पहले तो बता दिया कि ये लोग थे और फिर है ना, वो राजा लोग थे, वो तो अपने बेनिफिट्स के लिए अंग्रेजों के साथ ही थे। तो फिर उनकी वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, सीधी बात है। फिर ब्यूरोक्रेट्स आ गए, उनको अपॉइंट करने लग गए और वही सब बता रहे हैं। फिर राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना। तो स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम 1927 से पूर्व, द्वितीय 27 से 38 और तृतीय 38 से 49 तक का। प्रथम चरण सामाजिक मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की गई।
1938 के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलीय प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकार और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई और इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। तो अपन को क्रम पूछ सकते हैं, 1918 में राजपूताना मध्य भारत, फिर 1919 में राजस्थान सेवा संघ और फिर 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद। ठीक है, फिर प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 जयपुर में, परंतु इसमें राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, ठीक है, मारवाड़ की यानी जोधपुर साइड की। फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो उदयपुर में मेवाड़ की और अलवर में भी, तो ये 1938 में हुई है सारी जगह। फिर 1929 में भरतपुर में। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की थी, तो 1944 में। और 1945 में जयसल प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई और बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में। तो कौन सी सिरोही लोक परिषद कहाँ पे? मुंबई में। और बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी। फिर जोधपुर में जन आंदोलन। तो राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से आरंभ हुआ। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद में इनके विरोध में आवाज उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना रोष बताते हुए पदों से त्याग पत्र दिया, तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो इनको जेल में डालने लगे। छात्रों ने इस आंदोलन का सक्रिय भाग लिया, जिसमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। तो क्वेश्चन आ जाएगा जगदीश लाल, जोरावर मल, और ये कौन से उससे रिलेटेड है? तो बताएंगे अपन जोधपुर प्रजामंडल से, या फिर ये बता देंगे जोधपुर लोक परिषद है उससे मतलब मारवाड़ लोक परिषद उससे रिलेटेड है ये लोग। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं अपन। इन छात्रों को स्कूल जाने से रोका, उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। इन्होंने छात्रों को, ठीक है, इन तीनों बच्चों ने। फिर 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बापड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर, तो फूलचंद बापड़ा किससे रिलेटेड है याद रखना है अपन को। फिर नागौर के शिवदयाल दवे को भी 7वां डिक्टेटर बनाया गया। शिवदयाल दया कहाँ के थे? नागौर के थे। फिर है और 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भोग योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीर्ष ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गईं। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी, दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। इससे पूर्व उन्हें सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी संबंध में गीत गाए। तो याद रखना, ये सूरज देवी, सावित्री देवी माथुर कहाँ से रिलेटेड है? जोधपुर वाले से। फिर आर्य समाज कन्या पाठशाला प्रधानाध्यापिका ने भी सभा में एक जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए। अक्टूबर 1946 में डावरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की,
परंतु जोधपुर महाराज ने इस पर कोई परवाह नहीं थी इसकी। जून 1947 में जोधपुर के महाराज उम्मेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दी नशीन किया गया। ठीक है। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया, अपने जागीरदार विस्तार को मंत्रिमंडल में बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने बीपी मेनन को जोधपुर भेजा। उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। ठीक है। अब है बीकानेर में जन आंदोलन। तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की, परंतु जनचेत आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन के ने बीकानेर षड्यंत्र केस में गोपाल दास और उसके 8 साथियों को फंसा दिया। जेल में अनेक यातनाएं दी। मधाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर परीक्षा मंडल की स्थापना की। इसने मधाराम वैद्य ने 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र शार्दुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए। 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारा सभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। ठीक है। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर में बृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। ठीक है। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी। व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया, जो व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह भी घोषणा कर दी 2 वर्षों के भीतर ही उसके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला-जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन के जारी रखना था। यह मिला-जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य न कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया और उसने अपने राज्य को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 18 अप्रैल 1947 को बीकानेर प्रतिनिधि के.एम. पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष यह एक विकल्प था, वे स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हों। महाराजा सिराजुद्दौला सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। ठीक है। फिर है जैसलमेर में जन आंदोलन। तो जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण था जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और अधिकांश भाग मरु था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम की विकसित नहीं था। ठीक है। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में आरंभ हुआ था यहाँ पे। तो समाचार पत्र विजय कहाँ का है? जैसलमेर का। 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक का अत्याचार का शिकार हुए। सागरमल गोपा अपनी
व्यथा का वृत्तांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला। ठीक है, तो सीधी बात है, इसकी स्थापना तो मीठालाल व्यास ने की थी और जयनारायण व्यास के हेल्प से की थी मीठालाल व्यास ने। ठीक है, और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबाया जा सका और अंत में जैसलमेर भी बृहद राजस्थान में शामिल हो गया। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिचौलिया सत्याग्रह, बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस प्रकार माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए, अपनी गतिविधियों का संचालन वहां जाकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और यातनाएं ही नहीं दी, परंतु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। अवसर पर आचार्य जीवी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और आई और खाती ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया और इस प्रकार भील मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया गया। फिर अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसके संबंध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 को मेवाड़ प्रजामंडल पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। मेवाड़ का नया संविधान दिया। प्रारूप के मुंशी ने लिखा था मेवाड़ के का, और स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। फिर है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात 1918 से ही प्रारंभ हो गया। कोटा निवासियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया था। उसमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया था। पंडित नैनू राम शर्मा पहले व्यक्ति थे जो राजकीय सेवा त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर उनके साथ पंडित अभिन्न हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन्न हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहां की। तो इन्होंने क्या है इन्होंने की थी पंडित अभिन्न हरि ने। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनू राम ने की और अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष थे मोतीलाल सेठ मोतीलाल। ठीक है, फिर 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनू राम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इससे पंडित अभिन्न हरि व प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के साथ इनके साथ मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, स्मृति वेणी माधव आदि इत्यादि से थे। 1945 में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले, आम सभाएं आयोजित की, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुए, लेकिन शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सभी सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह
आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराणा भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में तो प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। ठीक है। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे नीचे कोटा के सामंत नागरिक किसान मजदूर और छात्र सब आ गए। ठीक है। तब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराणा भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उप राज प्रमुख बनाए गए। फिर है तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री को और है ना उनको दोनों को हटा दिया था, आईजी को कोटा में। तो फिर है बूंदी में, तो बूंदी में कोटा की भांति राजनीतिक जन जागृति के लक्षण पहले ही दिखाई देने लगे थे। विजय सिंह पत्तिक, रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि वेगार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किए। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया। नामना ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में तेजी आई। बूंदी के महाराणा ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। 1931 में कांति लाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। परंतु जब 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने आंदोलन फिर से आरंभ किया। 1942 में उन्हें ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया, और इसी समय की मांग के अनुसार महाराणा ईश्वर सिंह ने भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने पर बूंदी विभ्रत राजस्थान में विलीन हो गया। फिर जयपुर में जन आंदोलन, तो जयपुर में जन जागृति का कार्य श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। इसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। 1931 में कपूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में अनेक दमन चक्र की बर्तनाएं की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 को दोनों पक्ष में समझौता हो गया। फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता दी गई। सेठ जमनालाल बजाज और अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। ठीक है। और 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल ली। 1941 में नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। जब अब आंदोलन का औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल 2 वर्गों में विभक्त हो गई। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था, दूसरा इसके नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में 1942 में हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच निम्न समझौता हो गया। तो एक तो था जनधन की सहायता नहीं देगी युद्ध के लिए, फिर प्रजामंडल को राज्य शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से में नहीं रोका जाएगा, और जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए शीघ्र कार्रवाई होगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। फिर इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त प्राय हो गई। शास्त्री समझौते के बावजूद आजाद मोर्चा के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे के प्रजामंडल में विलीनीकरण किया गया। 19 अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय की।
24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य लिया गया। जनता के दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और हीलालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का प्रमुख राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख बनाया गया और कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। अलवर में जन आंदोलन। अलवर में राज्य की जनता जागृति लाने का कार्य पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी के प्रचार किया और आम जनता में जन जागृति पैदा की। जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडल की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने पर प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर पंडित हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो मास्टर भोलानाथ। फिर आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया और जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया, कई गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया गया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 में भी चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान एन.बी. खरे को उत्तरदायी ठहराया और सरकार को यह संदेश था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी, अतः खरे को दिल्ली रहने के आदेश दिए गए। मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलीन हो गया। ठीक है, तो अभी तो इतने सारे प्रजामंडल बच रहे हैं। फिर है भरतपुर राज्य का प्रजामंडल। तो देखते हैं भरतपुर वाला। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी, गंगा प्रसाद शास्त्री प्रमुख थे। ठीक है, भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया, उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर थे। उन्होंने प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। ठीक है, तो याद रखना है, ये बहुत अच्छा आदमी था। कोई कौन था? राजा किशन सिंह, राजा महाराजा किशन सिंह। ठीक है, फिर बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया तथा शासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने। कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई। सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में व्रज जन प्रतिनिधि समिति गठन करने की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए। इसमें 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया, लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता चल गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया। फिर उत्तरदायी सरकार की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू किया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय बेबल और बीकानेर के महाराजा सरादुल सिंह भरतपुर आए। ठीक है,
और उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए। अलवर के मेवों जाटों के दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में चल रहा था। और 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। फिर धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की और 1938-40 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तसीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवाए। 1947 में धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी सरकार की शासन की मांग कर रहा था। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने का मजबूर कर दिया और धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। फिर है करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके प्रमुख नेता थे त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह। ठीक है। अन्य राज्यों की भांति करौली प्रजामंडल भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए और नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यीय एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की और प्रजामंडल ने मांग की इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलीकरण हो गया। फिर अन्य राज्य में जन आंदोलन। तो राजस्थान के अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में हुआ। उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, झालावाड़ ऐसे थे। ठीक है। ऐसे राज्य थे जहां राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिनसे जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर आचार्य, शिवलाल कोटाड़िया, भीखाबाई भील। फिर प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नी लाल प्रभाकर। फिर सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने का अथक प्रयास किया, प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमार और अन्य पिछड़ी जाति द्वारा में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर किया। उनके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा में बेल बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सभी राज्यों का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। फिर प्रजामंडल का मूल्यांकन। तो राजस्थान में प्रजामंडल या लोक परिषदों का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपनी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतना सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडल को गैर कानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्रमंडल बनाया गया। इस संस्था के सुझाव राजाओं ने प्रजामंडल व लोक परिषदों की स्थापना होने दी सुझाव पर। ठीक है। और प्रजामंडलों प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को अपनाया, आंदोलनों में भाग लिया। इसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया। राजाओं को भी आभास हो गया कि लोकतंत्र का युग आ रहा है, राजतंत्र निरंकुशता के दिन चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडल ने ही सामाजिक कुरीतियों की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया और इस महान सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है।